सामयिक बुद्धि क्या नहीं है? सामयिक बुद्धि संघर्ष को टालना, व्यक्ति की अभिव्यक्ति और भावनाओं को अनदेखा करना। सामयिक बुद्धि का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ? सामयिक बुद्धि का प्रथम बार प्रयोग 1990 ईस्वी में हुआ। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा है और बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पियर्समैन ने। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन करने वाले हैं। टर्मन TAT मतलब होता है थीमेटिक एक्सपीरियंस और परीक्षण। कहानी का विश्लेषण, कहानी की भाषा शैली होती है, कहानी के कथानक होता है और कहानी में मापन की व्यक्तित्व होता है। ये सभी आधार होते हैं। बुद्धि को एक तत्व सिद्धांत 1911 के प्रतिपादन हैं टर्मन, बीने और स्टर्न। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। सामाजिक तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत के प्रतिपादन हैं स्पियर्समैन। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है स्पियरमैन। स्पियरमैन बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं द्वितत्व सिद्धांत और त्रिकारी सिद्धांत। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है बहुतत्व और गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है त्रिआयामी। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? स्थायी एवं अपरिवर्तनीय विशेषता है। बुद्धि के विषय में आधुनिक अवधारणा है जीवन की समस्या को हल करने का गुण। बुद्धि इन चारों शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन है अल्फ्रेड बीने का। बुद्धि की प्रमुख विशेषता है बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, जन्मजात होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता होती है। बुद्धि वो शक्ति है जो हमको समस्या का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। कौन? क्रानबेक। बुद्धि के प्रकार हैं सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और गमक बुद्धि। सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। ये कथन है स्टाउट का। अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता को अमूर्त बुद्धि कहलाती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरों के विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनमें संबंधित उपकरणी का उपयोग करना। एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर में अमूर्त बुद्धि प्रभावशीलता होती है। बुद्धि का स्रोत होता है स्व तथा वातावरण के अंतःक्रिया, अधिगम का परिणाम और आनुवंशिक। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार होते हैं सामाजिक, यांत्रिक और अमूर्त। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है अमूर्त बुद्धि। बुद्धि के अध्यापन को 3 पक्षों में बांटा जा सकता है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, बोरिंग को कहा जाता है। ये परिभाषा बोरिंग ने दी है। सीखने की योग्यता बुद्धि है बंकिमधम ने ये चीज़ कहा है। बुद्धि वो मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी के उद्देश्यों की पूर्ति या किसी की समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचते हैं। ये परिभाषा दी है टेक्स नाइट ने। स्टर्न ने बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज कहा है। बुद्धि क्या नहीं है? बुद्धि ज्ञान नहीं है, सभी है। बुद्धि प्रतिभा नहीं है। बुद्धि की प्रकृति कैसी है? बुद्धि की प्रकृति परिवर्तनशील योग्यता है, योग्यताओं का समूह है और जन्मजात शक्ति है। अमूर्त बुद्धि की परीक्षा किसने किस प्रकार से परिभाषित किया है? 3 सामयिक बुद्धि होती है
संवेगों को प्रबंधित करने के समक्ष होता है, स्वयं से अवगत होना चाहिए और सामाजिक रूप से जागरूक होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है। इससे पहले मैंने वीडियो आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स पढ़ाई है, बट अब हम 37 पॉइंट से पूरी इसी में पढ़ेंगे। और जितनी भी वीडियो इसमें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके पास स्पेशली वो उसके लिए जिसके पास सीरीज़ इस वक्त अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से बच्चियों के पास बुक्स नहीं है। और जिन बच्चों के पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लेना नहीं चाह रहे हैं, वो ऐसे ही पेपर देंगे, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि एक बार वो भी एक बार सीरीज़ के क्वेश्चंस को भी एक बार पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में 120, 150, 180 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ खाने कितने हैं? तो कुल कोष्ठ खाने 120 हैं। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। कौन सा नहीं है? गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का आयाम संतान नहीं है। गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के मूलतः 7 व वर्तमान में 9 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग डाल्टन ने किया। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग डाल्टन ने किया। निम्न में से मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। टर्मन के अनुसार बुद्धि है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। बुद्धि के सामान्य तत्व जी तथा विशेष तत्व एस के बारे में किसने बताया? तो बुद्धि के सामान्य तत्व तथा विशेष तत्व के बारे में स्पीयरमैन ने बताया। बुद्धि संरचना मॉडल दिया गया था गिलफोर्ड को। किसको? गिलफोर्ड को बुद्धि संरचना मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट है, शिक्षक, वकील और साहित्यकार की बुद्धि होती है। कैसी होती है? शिक्षक, वकील और साहित्यकार की बुद्धि अमूर्त बुद्धि होती है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने प्रकार बताए हैं? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के कौन से प्रकार में समस्या समाधान के लिए पूर्व अनुभवों का अयोग्य किया जाता है? तो अनुभवजन्य बुद्धि का समाधान करने के लिए अनुभवों का उपयोग किया जाता है। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का और वंशानुक्रम का। बुद्धि आलोचनात्मक तरीके से सोचने की प्रक्रिया है। बुद्धि की यही परिभाषा किसने दी थी? बुद्धि की यह परिभाषा दी थी स्टर्नबर्ग ने। निम्न में से बुद्धि की मुख्य विशेषताएं परिवर्तनशील बुद्धि और विकास होते हैं एक दूसरे के पूर्वक। निम्न में से डाल्टन के संरचना में शामिल आयाम है मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा कथानक सत्य है? बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है, भावनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस का परिभाषा शब्द देने वाले विद्वान कौन है? तो ये विद्वान हैं जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, वो है डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन संबंधित हैं संवेगात्मक बुद्धि से। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य होता है
संवेगों को पहचानने की क्षमता होती है, संवेगों पर नियंत्रण होता है, संवेगों को समझने की क्षमता होती है। तो ये सारी चीज़ें इसी में होती हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि के अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें हैं डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन जो हैं वो पुस्तक के लेखक हैं। कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है। निम्न में से डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। कौन सी है वो? संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट। डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक क्या नहीं है? मार्गान्तीकरण एवं शोधन संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। निम्न में से डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। स्वप्रबंधन नहीं है। निम्न में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती? भावनात्मक बुद्धि। कौन सा सामयिक बुद्धि का घटक नहीं है? सामयिक अधिगम सामयिक बुद्धि का घटक नहीं है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च सामयिक लब्धि EQ होता है। भावनात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? आत्मविश्लेषण को भावनात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत उसका घटक नहीं माना जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग 1990 ईस्वी में किया गया। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किसी श्रेणी में आएगा? तो ये आएगा औसत बुद्धि के अंतर्गत। यह आएगा किसके अंतर्गत आएगा? औसत बुद्धि के अंतर्गत यह आएगा। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है वो क्या होता है? वो होता है 16 वर्ष। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बुद्धि जिस आयु में होता है वो 16 वर्ष होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो होती है वो होती है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधन करने की क्षमता होती है। डेनियल गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कितने प्रमुख घटक हो सकते हैं? 4। भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द की शुरुआत रूप में प्रयोग किसने किया? डेनियल गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धि शब्द का शुरुआती रूप में प्रयोग किया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और पहचानना। डेनियल गोलमैन के मॉडल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता में कौन से तत्व हैं? सोशल स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट और एम्पैथी। भावनात्मक बुद्धि के प्रमुख गुणधर्मों में से एक है सहानुभूति। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अध्ययन मनोविज्ञान वर्ग में होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सीधा संबंध सामाजिक आचरण को जाता है। भावनात्मक बुद्धि में समझदारी कौन से सामाजिक आदर्शों का हिस्सा हो सकता है? ये सभी, यानी कि सहानुभूति, न्याय और नीति। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सहानुभूति का अर्थ होता है दूसरों के भावनाओं को समझने की क्षमता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में इंपर्सनल और इंटरपर्सनल भावनाएं होती हैं। आत्म जागरूकता और सहानुभूति। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभों में से एक है तार्किक सोच। भावनात्मक बुद्धि का मूल
माप होता है इमोशनल कोवोटिएंट। इमोशनल कोवोटिएंट। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परीक्षण उपकरण EQS होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। भावनात्मक कौशल माप इमोशनल कंटेंट इन्वेंटरी, ये सभी होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ जुड़े एक और शाखा क्या है जो संबंधित है? सोशल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ जुड़े और एक शाखा है जो संबंधित है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास में शिक्षा, बाल्यकालीन अनुभव, परिवार और सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अभ्यास करने का एक तरीका है ध्यान और मनन का अभ्यास करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग कहाँ होता है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है कार्यस्थल में, स्कूल और कॉलेज में और परिवार में। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 4 प्रमुख घटक होते हैं, जैसे कि डेनियल गोल ने कहा है। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ होता है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और पहचानना। इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ रेगुलेशंस का मतलब होता है अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करना। मैं थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, क्योंकि मेरा डॉगी जो गले हैं वो बहुत ही मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए अभी आवाज़ आ रही है, सॉरी इसके लिए। इंटरपर्सनल सावधानी का मतलब होता है व्यक्ति के सामाजिक कौशल का ध्यान रखना। एम्पैथी का सीधा अर्थ होता है दया। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सोशल स्किल्स का मतलब होता है दूसरों के साथ सहयोग करना। भावनात्मक बुद्धि में मोटिवेशन का मतलब होता है अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए उत्साहित करना। इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है सेल्फ अवेयरनेस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का आधार होता है व्यक्ति के भावनात्मक अनुभव। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मूल मकसद होता है व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध को सुधारना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास नियमित सामाजिक परिचय से होता है, सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से किया जाता है और बौद्धिक श्रम के माध्यम से किया जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विकसित होने वाली क्षमताओं को कहा जाता है भावनात्मक क्षमताएं। भावनात्मक बुद्धि के सुधार के मुख्य लाभ होते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सुधार करना। एक स्वस्थ भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है दूसरों की भावनाएं एवं नज़रअंदाज करना। इमोशनल इंटेलिजेंस की मापक उपकरण होता है भावनात्मक इंटेलिजेंस टेस्ट। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अध्ययन करने से क्या हो सकता है? उच्च स्तर की सकारात्मक बातचीत हो सकती है, अधिक तकनीकी क्षमताएं हो सकती हैं, व्यक्ति की समृद्धि हो सकती है। सेल्फ रेगुलेशन का उपकरण होता है अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करना। इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? भावनात्मक। इंट्रोवर्ट व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं? तो इंट्रोवर्ट व्यक्ति चित्रित करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। सेल्फ इमोशनल इंटेलिजेंस होती है अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंध करना। रिपीटेड 3 बार क्वेश्चंस आ चुका है। इमोशनल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सेल्फ अवेयरनेस ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। एक सुपरवाइज़र जो अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है उसे कहते हैं एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस के लाभों में से एक होता है उच्च समर्पण क्षमता, बेहतरीन स्वास्थ्य और योग्यता में वृद्धि। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कौन से
दिमागी प्रक्रियाएं आती हैं। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत इमोशनल फाइगो प्रक्रियाएं आती हैं। एक अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस के धारी को सामाजिक स्किल्स कहते हैं, व्यक्तिगत संबंध निर्माण कहते हैं और सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। मोटिवेशन के क्षेत्र में अच्छी स्थिति के लिए नियमित रूप से उदाहरण बनाए रखना और दूसरों को आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए करना चाहिए। मोटिवेट करना चाहिए लोगों को इन सब चीज़ों के लिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स और सेल्फ अवेयरनेस अभिवृद्धि कर सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व होता है व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सुधार करने के लिए होता है करना। सोशल एवेन्यू क्या होता है? तो सोशल एवेन्यू जो होता है वो एक व्यक्ति का सामाजिक उद्दीपन होता है। भावनात्मक संबंध कहते हैं अच्छे व्यक्तिगत संबंध को। एक व्यक्ति जो अपने आत्मविश्वास के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है उसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स और सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस की विकसित करने की क्षमता कहा जाता है इमोशनल क्वांटिटेटिव को। एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित कर सकता है उसे हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशंस की भावनात्मक बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से सही संबंध स्थापित करने के लिए अपनी भावनाओं को बयान करना, अलग लोगों का भावनाओं को समझना और सही तरीके से प्रतिक्रिया करना। इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से सुधारित किस लोक का परिणाम हो सकता है? ये सभी, यानी कि कार्यक्षमता में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार और स्मृति में वृद्धि। सोशल एवेन्यू का सीधा मतलब होता है व्यक्ति का सामाजिक उद्दीपन। सेल्फ रेगुलेशन में सहायक कौशल होता है अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करना। एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्साहित करता है वह भावनात्मक बुद्धि का प्रदर्शन कर सकता है, यानी कि मोटिवेशन। इमोशनल क्वांटिटेटिव का होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का माप और इमोशनल इंटेलिजेंस की विकसित क्षमताओं को प्रदर्शन करने के लिए सामाजिक संदर्भों में और ज़्यादातर तनावपूर्ण स्थिति में और पेशेवर स्थितियों में लोगों को रखा जा सकता है। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में इंटरपर्सनल सावधानी का मतलब होता है लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकसित होने का सहायक क्यों हो सकता है, यानी कि सामाजिक समर्थन, प्रशिक्षण और उन्नति कार्य और स्वयं मूल्यांकन। सोशल स्किल्स क्या है? तो सोशल स्किल्स जो है वो लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना ये होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के सोशल एवेन्यू होते हैं जो सामाजिक स्किल्स का उपयोग करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में स्वास्थ्य के लिए घातक तनाव कम होना चाहिए, स्वास्थ्य मनोबल होना चाहिए, उच्च समर्थन क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारे लाभ हो सकते हैं। इमोशनल एक्टिविटी कोएटिएंट के लाभों में से एक है जो कि यह बेहतर योग्यता। मनोभावनात्मक बुद्धिमत्ता में सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस घातक होते हैं। सोशल एवेन्यू की महत्वपूर्ण क्या होती है? तो सामाजिक स्किल्स का विकास होता है। सेल्फ रेगुलेशन का उदाहरण होता है अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करना। ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है। इमोशनल इंटेलिजेंस के लाभों में से एक क्या है? जो कि है उच्च समर्थन क्षमता, बेहतर स्वास्थ्य और योग्यताओं में वृद्धि। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? तो सेल्फ अवेयरनेस होता है खुद को सही तरीके से समझना और पहचानना। नेक्स्ट है आईक्यू टेस्ट किसे कहते हैं? तो आईक्यू टेस्ट इंटेलिजेंस इवोटियन टेस्ट को कहते हैं। बुद्धिमत्ता की परिभाषा में सबसे अधिक बढ़ोतरी वितरण होता है नए और स्वतंत्र विचार रखने की क्षमता।
इंटेलिजेंस का मौद्रिक साकार है IQ। बुद्धिमत्ता के विकास में आदर्श समय होता है बचपन। इंटेलिजेंस में विशेषता दर्शाने वाली प्रणाली गार्डनर की 7 प्रकारी बुद्धिमत्ता होती है। कौन कौन से घटक बुद्धिमत्ता के रूप में माने जाते हैं? आत्मनिर्भर घटक, थाइगेनिक घटक और ये सभी बुद्धिमत्ता के रूप में माने जाते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार एक व्यक्ति कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता से संपन्न हो सकता है? तो 7 प्रकार की बुद्धिमत्ता से संपन्न हो सकता है। बुद्धिमत्ता और मनोबल के बीच में क्या संबंध है? तो बुद्धिमत्ता और मनोबल के बीच में बुद्धिमत्ता मनोबल का हिस्सा है। कोई व्यक्ति अगर अच्छी संवेदनशीलता रखता है तो उसे IQ के माध्यम से, EQ के माध्यम से और SQ के माध्यम से बुद्धिमत्ता मिल सकती है। बुद्धिमत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ब्रह्म ज्ञान। क्या है ब्रह्म ज्ञान? किस सृष्टिकर्ता बुद्धिमत्ता कहा जाता है? किसे? जो नए विचारों को पैदा करता है, जो समस्याओं को हल करता है और जो सृष्टि का सुरक्षा करता है। बुद्धिमत्ता की दृष्टि से एक समस्या को हल करने की क्षमता को कहा जाता है समाधानशीलता। स्वाद विश्लेषण के अंग में से एक है दुर्बलता यानी कि वीकनेस, साहस स्ट्रेंथ और अवसर अपॉर्चुनिटीज़। किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है? किसे? जो असली बुद्धिमत्ता को नकल करता है, जो किसी क्षेत्र में विशेषता को हासिल करता है, जो दूसरों की संपूर्ण बुद्धि को बढ़ाता है। किसे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता कहा जाता है? जो प्राकृतिक कोई समस्याओं को हल कर सकता है, जो अपनी सहायता क्षमताओं को पूरी कर सकता है और जो प्रकृति के साथ संवाद कर सकता है। मानव बुद्धिमत्ता की सर्वोत्तम परिभाषा है तार्किक बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता को कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है? बुद्धिमत्ता को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन करने के लिए सबसे आम तरीका है IQ टेस्ट। बुद्धिमत्ता में सामाजिक संबंधों को, अनुभवों को मान्यता देने वाले सिद्धांत है गार्डनर का सिद्धांत। बुद्धिमत्ता के सामाजिक बुनियादों पर आधारित एक विद्यार्थी किस बुद्धिमत्ता से संबंधित हो सकता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से संबंधित हो सकता है। बुद्धिमत्ता के मापन प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू, चेकलिस्ट और परीक्षण उपकरणों का उपयोग हो सकता है। एक व्यक्ति की क्षमता है कि वो अपने और अन्य भावों को समझने में कितना समर्थ है, जो उसे कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता की शिक्षा में मनोवैज्ञानिक कक्षा का शिक्षक, बुद्धिमत्ता का विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता के सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से अपने समाज में साझा करने में समर्थ होता है। बुद्धिमत्ता में विभिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं, जैसे कि सोशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस और नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में क्रिएटिव सोच, लॉजिकल सोच और क्रिटिकल सोच शामिल हो सकती है। बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सोशल सोच शामिल नहीं हो सकती है। सामाजिक बुद्धिमत्ता केवल अंधकार बुद्धिमत्ता और क्रियात्मक बुद्धिमत्ता होती है। ये सारे प्रकार होते हैं बुद्धिमत्ता के। MBI क्या है? MBI मशीन बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस है। बौद्धिक बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? बौद्धिक बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की क्षमता को कहते हैं। एक ज्ञाता बुद्धिमत्ता क्या है? एक ज्ञाता बुद्धिमत्ता है एक ही कारण के लिए समर्थन। व्याकरण बुद्धिमत्ता क्या है? व्याकरण बुद्धिमत्ता है जो भाषा की सहीता की क्षमता होती है। एक कौशल से भौतिक बुद्धिमत्ता के प्रकार होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। लॉजिकल बुद्धिमत्ता कहते हैं तर्कशीलता को। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है व्यक्ति के बीच में संवाद की क्षमता।
कौन कौन से सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रकार होते हैं? सामाजिक बुद्धिमत्ता, साहित्यिक बुद्धिमत्ता और अंधकार बुद्धिमत्ता, जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। सृजनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? सृजनात्मक बुद्धिमत्ता है सृष्टि करने की क्षमता। मानवता की दिशा में बुद्धिमत्ता क्या है? मानवता की दिशा में बुद्धिमत्ता है समाज की सेवा करने की क्षमता। किसे साहित्यिक बुद्धिमत्ता कहा जाता है? भाषा, कला एवं चमत्कारी क्षमता को बुद्धिमत्ता कहा जाता है। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता क्या है? आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है आत्मा की पहचान की क्षमता। कौन कौन से सामाजिक बुद्धिमत्ता के प्रकार होते हैं? तो सामाजिक बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता के प्रकार होते हैं। बौद्धिक बुद्धिमत्ता क्या है? बौद्धिक बुद्धिमत्ता जो होती है वो बौद्धिक विज्ञान की क्षमता होती है। मनोबल बुद्धिमत्ता किसे कहा जाता है? मनोबल बुद्धिमत्ता मनोबल की क्षमता को कहा जाता है। कौन कौन से बौद्धिक बुद्धिमत्ता के प्रकार हैं? स्थूल और सूक्ष्म दोनों। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता होती है धार्मिक ज्ञान की क्षमता। किसे आत्मसमर्पण बुद्धिमत्ता कहा जाता है? खुद को दूसरों के लिए समर्पित करने की क्षमता को समर्पण बुद्धिमत्ता कहा जाता है। ध्यान बुद्धिमत्ता क्या है? ध्यान बुद्धिमत्ता जो है वो मन की शांति करने की क्षमता होती है। समर्थन बुद्धिमत्ता क्या है? समर्थन बुद्धिमत्ता है ध्यान की क्षमता। और आदित्य बुद्धिमत्ता किसे कहा जाता है? आदित्य बुद्धिमत्ता सूर्य की उपासना करने की क्षमता को कहा जाता है। स्वयं बुद्धिमत्ता क्या है? संबंध बुद्धिमत्ता अच्छे रिश्तों की स्थापना करने की क्षमता है। आत्म समर्थन बुद्धिमत्ता होती है खुद की शक्तियों को पहचानने की क्षमता। आत्म से संपर्क बुद्धिमत्ता क्या है? आत्मा के साथ संबंध बनाए रखने की क्षमता। सच्चा आत्मसमर्पण बुद्धिमत्ता क्या है? सच्चा आत्मसमर्पण बुद्धिमत्ता अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित रहने की क्षमता। स्वयं सुधारना बुद्धिमत्ता क्या है? स्वयं सुधार बुद्धिमत्ता है खुद को सुधारने की क्षमता। आत्म की आवश्यकता बुद्धिमत्ता क्या है? आत्म की आवश्यकता को समझने की क्षमता। संतुलित आत्मा बुद्धि क्या है? संतुलित आत्म बुद्धि के जीवन में संतुलन बनाए रखने की क्षमता। आत्म के साथ साक्षात्कार की बुद्धिमत्ता है आत्म के साथ निकट संबंध बनाए रखने की क्षमता। आत्म के साथ साझा करने की बुद्धिमत्ता क्या है? आत्म के साथ अपने अनुभवों को साझा करने की क्षमता होती है। आत्म के साथ आदर्श बुद्धिमत्ता है आत्म के साथ आदर्श रिश्ते बनाए रखने का क्षमता। आत्म की शक्ति बुद्धिमत्ता है आत्म को प्राप्त शांति की क्षमता। धार्मिक आत्मसमर्पण बुद्धिमत्ता है आत्म को धार्मिक भावना के साथ समर्पित करना। आत्म के साथ सामाजिक योग्य बुद्धि क्या है? समाज में योगदान करने की क्षमता। बुद्धिमत्ता का मापन किस तरीके से किया जाता है? बुद्धिमत्ता का मापन इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता और समझ है। इंटेलिजेंस टेस्ट का उद्देश्य होता है बुद्धिमत्ता की मापन, स्कूल की योग्यता की जांच, रोजगार के लिए योग्यता की जांच। इंटेलिजेंस को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? इंटेलिजेंस को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इंटेलिजेंस का मापन करने के लिए सबसे प्रसिद्ध तरीका है IQ टेस्ट। बुद्धिमत्ता टेस्ट में बच्चे के कौन कौन से क्षेत्र का मापन किया जाता है? बुद्धिमत्ता टेस्ट में बच्चे का भाषा कौशल क्षेत्रों में मापन किया जाता है। IQ टेस्ट का पूरा नाम है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट टेस्ट। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट टेस्ट बुद्धिमत्ता का उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए आदर्श बालक चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को मापने में बिनेट, थ्रूस्टोन और स्टर्नबर्ग साइकोलॉजिकल तकनीकें होती हैं। बुद्धिमत्ता टेस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आत्म मूल्यांकन। बच्चों में बुद्धिमत्ता को सुधारने के लिए कला और सामाजिक विज्ञान में शिक्षा दी जानी चाहिए। बुद्धिमत्ता में सामाजिक बुनियादें सोशल इंटेलिजेंस को कहा जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या मापा जाता है? इंटेलिजेंस टेस्ट में बुद्धिमत्ता मापी जाती है। बुद्धिमत्ता का मापन करने के लिए ज़्यादातर विभाजन और अनुक्रमणिका
परीक्षण का इस्तेमाल होता है। बुद्धिमत्ता टेस्ट के दौरान किसे मापा जाता है? बुद्धिमत्ता टेस्ट के दौरान बुद्धिमत्ता की क्षमता को मापा जाता है। बुद्धिमत्ता का मापन करने के लिए कौन कौन से प्रश्न शामिल होते हैं? बुद्धिमत्ता का मापन करने के लिए सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सांख्यिक ज्ञान शामिल होने चाहिए। बुद्धिमत्ता टेस्ट के लिए सबसे अच्छा समय होता है दोपहर, सुबह, शाम। बुद्धि के मापन के कितने प्रकार के परीक्षण हो सकते हैं? बुद्धि के मापन के लिए 3 प्रकार परीक्षण हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामाजिक स्थितियों का मापन होता है। बुद्धिमत्ता का स्तर बुद्धिमत्ता स्तर को कहा जाता है। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए औद्योगिक, शैक्षिक और सामाजिक तरीका सबसे अधिक युक्त होता है। बुद्धिमत्ता टेस्ट के दौरान सामाजिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। बुद्धिमत्ता का मापन करने में मानव बुद्धिमत्ता मानव फैक्टर होता है। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए सबसे प्रमुख समर्थन स्कूल शिक्षकों, रोजगार का समर्थन और लोगों की राय होती है। बुद्धिमत्ता में सामाजिक तथा मानवीय स्थितियाँ किसे कहा जाता है? बुद्धिमत्ता में सामाजिक तथा मानवीय स्थिति सोशल इंटेलिजेंस को कहा जाता है। बुद्धिमत्ता में क्रिएटिव इंटेलिजेंस कल्पनाशीलता से जुड़ा होता है। बुद्धिमत्ता में संगीतीय समझ इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है। बुद्धिमत्ता में स्थायी और अस्थायी स्तरों को भौतिक और आधारभूत स्तर कहा जाता है। बुद्धिमत्ता में वातावरण क्षमता पर्यावरणिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। बुद्धिमत्ता के मापन के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़ा होता है। सर्वप्रथम राइस भारत में हिंदुस्तानी बी ने कार्यात्मक बुद्धि परीक्षा प्रकाशित किया था। परीक्षा की बैटरी सर्वप्रथम ड्रेवर ने तैयार की थी। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार राइस ने किया। स्याही डब्बा परीक्षण का प्रतिपादन हरमन रोशा से होता है। निम्न में से थीमेटिक अपरसेप्शन शिक्षण टैट में चित्रित होता है। कुल 30 चित्र जिनमें 10 पुरुषों के, 10 स्त्रियों के एवं 10 दोनों के। रोशा स्याही ढाबा परीक्षण का प्रयोग मानसिक रोगियों पर होता है। रोशा स्याही परीक्षण रोशा इंक टेस्ट में कुल 10 कार्ड होते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि IQ मानसिक आयु मेंटल एज वास्तविक आयु यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 20 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। 25 से 46 बुद्धि लब्धि बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं मूर्ख बालक। अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धि मान होता है 40 और 169 के मध्य। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। सेकंड फोल्ड बिने बुद्धि परीक्षण प्रश्न कितनी आयु? तो 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए होता है। फेस्टन ड्राइंग परीक्षण के प्रतिपादन है डॉक्टर भाटिया। जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया गया। 1927 में सर्वप्रथम जे मुनरो सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं के संबंध में सबसे पहले कार्य किया। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। किसी बुद्धि में 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित औसत मान 75 है तो एक 10 वर्ष के बालक में इस परीक्षा में औसत 75 उसकी मानसिक आयु क्या होगी? 12। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता मापन के लिए कौन कौन सी तकनीकें हैं? प्रोजेक्ट टेस्ट व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता मापन के लिए
भौतिक विज्ञान, सांख्यिक ज्ञान और भाषा कौशल शामिल हो सकते हैं। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता का माप करने के लिए इंटेलिजेंस क्वांटिट आईक्यू टेस्ट कहा जाता है उच्चतम स्तर। एक व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत परिचय के आधार पर उसकी बुद्धि का मूल्यांकन होता है। आत्म मूल्यांकन बुद्धिमत्ता मापन के लिए सामाजिक स्मरण परीक्षण सबसे अधिक उपयुक्त होता है। बुद्धिमत्ता परीक्षण से समूह के सभी सदस्यों के साथ सहयोग होता है। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में से कौन से क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है? तो ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में समस्या समाधान, सामाजिक सहयोग, स्मृति का मूल्यांकन किया जाता है। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षा में समूह का सफलता क्या परिभाषित करता है? ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षा में समूह का सफलता समूह के उद्दीपन परिभाषित करता है। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में समूह की क्षमता को मूल्यांकन समूह बुद्धिमत्ता को कहा जाता है। समूह बुद्धिमत्ता परीक्षा में समूह के सभी सदस्यों को सहयोग ग्रुप सहचर्या को कहा जाता है। व्यक्तिगत और समूह बुद्धिमत्ता के मापन में परीक्षण और मूल्यांकन के चरण होते हैं। बुद्धिमत्ता में विभिन्न तकनीकों का अध्ययन करने वाला शाखा होती है। साइकोमेट्रिक्स समूह बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन सामाजिक समर्थन होता है। व्यक्तिगत, समूह और बुद्धिमत्ता का मापन करने के लिए सांगीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक समर्थन, भौतिक ज्ञान, ये सभी प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता मापन के ग्रुप टेस्ट की अवधि हो रही है कुछ दिन। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षा में लेवेक्स मैट्रिक चित्रण क्षमता प्रतिष्ठा होती है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में वर्बल रीजनिंग शब्दों का उपयोग कहा जाता है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता में डेटा सफलता का मूल्यांकन रसायन विज्ञान को कहा जाता है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में कला और साहित्य क्रिएटिव इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में अचित्रित अनुसंधान, तार्किक चित्रण और समर्थन चित्रण क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में सतत बुद्धि परीक्षण का मापन होता है। धारा प्रवाही बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में विवेचनात्मक बुद्धिमत्ता भाषा कौशल होती है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में प्रोजेक्ट टेस्ट भविष्यात्मक होता है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक समर्थन से मापा जाता है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता का मजेलिन रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग परीक्षण होता है। समूह बुद्धिमत्ता परीक्षण में ग्रुप इंटरव्यू का उद्देश्य हो सकता है समूह सहयोग। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में ग्रुप डायनामिक्स निर्धारित करती है समूह का स्वभाव। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में समूह समस्या समाधान स्मृति क्षमता होती है। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में समूह के सदस्यों का सहयोग होता है समूह समर्थन। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में समूह की नेतृत्व क्षमता के मूल्यांकन के लिए होती है नेतृत्व परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में अनुसंधान बुद्धिमत्ता होती है अनुसंधान योग्यता। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में क्रिएटिव विचार क्या हो सकता है कल्पनाशील। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में क्रिटिकल थिंकिंग किसे मापा जाता है तो क्रिटिकल थिंकिंग कल्पनाशीलता को माना जाता है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को मापता है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्यूटर योग्यता को मापता है। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण में साइकोमेट्रिक्स का क्या मतलब है? साइकोमेट्रिक्स का मतलब है चित्रण क्षमता का मूल्यांकन। समूह बुद्धिमत्ता परीक्षण में समूह समर्थन सिलोलेंस गेम्स किसे मापते हैं समूह समर्थन।
ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, विचार विनिमय। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में जुड़ाव टावर्स का उद्देश्य होता है टीम वर्क। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में समूह की भौतिक साक्षरता का मूल्यांकन होता है, भाषा कौशल से तत्वों के माध्यम से होता है। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में आदर्श समूह से होता है समूह की सामरिक स्थिति का मूल्यांकन। समूह बुद्धिमत्ता परीक्षण में ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य होता है समूह के नेतृत्व का मूल्यांकन। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है विचार विनिमय। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में रोल प्लेइंग का महत्व होता है समूह के सदस्यों का सामरिक योगदान। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में समूह के नेतृत्व का मूल्यांकन करने के लिए नेतृत्व परीक्षण तकनीकों हो सकती हैं। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण में समूह के सदस्यों के बीच कुशल संवाद के रूप में सहयोग, सामूहिक समर्थन, भाषा कौशल तत्व महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता तेज मानसिक क्षमता है। आईक्यू का पूरा नाम होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। आईक्यू की मात्रा की संख्या होती है 100। आईक्यू में शब्द समर्थन, सांख्यिक तार्किक चित्रण प्रश्न शामिल हो सकते हैं। आईक्यू परीक्षण में बच्चों के लिए वेचेसलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ फॉर चिल्ड्रेन WISC शैली का उपयोग किया जाता है। बुद्धिमत्ता मापन में नामक डिविएशन कहा जाता है। किसकी मदद से आईक्यू मापा जाता है? मौखिक परीक्षण से आईक्यू मापा जाता है। बच्चों के आईक्यू मापन में करने के लिए गणित, भौतिक और भाषा का मूल्यांकन किया जाता है। आईक्यू बुद्धि के साथ बच्चों में क्या हो सकती है? स्मृति की क्षमता। आईक्यू में किसे मेंटल एज कहा जाता है? आईक्यू में बुद्धिमत्ता का स्तर मेंटल एज कहा जाता है। बुद्धिमत्ता मापन करने के लिए संयोगिक बुद्धिमत्ता क्रियाएं कहा जाता है। एक व्यक्ति का आईक्यू स्तर 70 है तो वो किस श्रेणी में आता है? एक व्यक्ति का आईक्यू स्तर 70 है तो वो न्यून श्रेणी में आता है। फ्लाइट ऑफ द एंजल्स बुद्धिमत्ता का एक प्रश्न है। बुद्धिमत्ता का स्तर 30 से 40 वयस्क आदमी में सबसे अच्छा होता है। मेसा क्या है? मेसा बुद्धिमत्ता समुदाय है। बच्चों में आईक्यू मापन में क्या महत्वपूर्ण है? उसका आत्मविश्वास। बुद्धिमत्ता का स्तर निर्धारित करने के लिए शब्द समर्थन, गणित और तार्किक चित्रण प्रश्नों का उपयोग होता है। आईक्यू टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है बुद्धिमत्ता का स्तर की मापन करना। आईक्यू का मापन किस विद्यार्थी ने पहले किया था? अल्फ्रेड बीने ने किया था। बच्चे का आईक्यू टेस्ट के लिए सबसे प्रसिद्ध टेस्ट है WISC। आईक्यू में आईक्यू का मतलब होता है क्वोटिएंट। आईक्यू टेस्ट की शुरुआत किसने की? आईक्यू टेस्ट की शुरुआत साइमन बिनेट ने की। स्टैनफोर्ड बियॉन्ड इंटेलिजेंस स्केल्स किसने विकसित किया? ल्यूसियस सिमोन ने किया। आईक्यू का सामान्य रूप से माना जाता है 100। राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का होता है एक बुद्धिमत्ता टेस्ट। आईक्यू टेस्ट के लिए कौन सा प्रक्रियात्मक रूप हो सकता है? साइमुलेंस गेम्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग और रोल फ्लाइंग। मेंटल एज किसे कहा जाता है? मेंटल एज बुद्धिमत्ता की ऊंचाई को मापता है। व्यक्तिगत बुद्धि का मापन करने के लिए संवेदीय बुद्धिमत्ता, वर्बल रीजनिंग और सांख्यिक तरीके हो सकते हैं। क्रिएटिव
इंटेलिजेंस होती है कला और साहित्य। ग्रुप बुद्धि का परीक्षण में ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य होता है समूह के नेतृत्व का मूल्यांकन। ग्रुप बुद्धिमत्ता परीक्षण से रोल फ्लाइंग का महत्व होता है समूह या सदस्यों के सामरिक योगदान। हमारी 2 यूनिट हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट 3। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास के किसी भी अवस्था में होता है। ये कहा है वारेन ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास के किसी भी अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। कैसे? वातावरण के साथ। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है वातावरण के साथ। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित व्यक्ति को अंतर्मुखी वर्ग में रखा जाता है। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण स्पेंसर ने किया था। पर्सनालिटी का शब्द की उत्पत्ति हुई थी रशियन भाषा से। पर्सनालिटी की उत्पत्ति किससे हुई थी? रशियन भाषा से। पार्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है नन। संख्या दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। ये क्या है? संख्या। व्यक्तित्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तित्व का स्वभाव। बिहेवियरिस्टिक दृष्टिकोण B.A. स्किनर द्वारा प्रतिपादित है। आत्मसमर्पण है समर्पण। आत्मसमर्पण का अर्थ होता है समर्पण। व्यक्तित्व विकास में सहायक मानवीय संबंध, स्थूल शरीर और मानसिक स्वास्थ्य कारक होते हैं। व्यक्तित्व का संबंधित तत्व होता है जल। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृति के योग्य हैं। उक्त परिभाषा वैलेंटीन की है। व्यक्तित्व संस्कृत व्यक्तित्व पक्ष है। ये कहा है फारिस ने। व्यक्तित्व का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य कार्ल जंग प्रस्तुत किया है। सुपर ईगो सिगमंड फ्रॉयड से जुड़ा होता है। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत होते हैं 4। संगठित चरित्र व्यक्तित्व के निम्नलिखित शील गुणों में स्थिरता और अस्थिरता का परिचय होता है। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में निम्नलिखित व्यक्तित्व के प्रकार पर आधारित होता है। मनोवैज्ञानिक कैटल में ज्ञान प्रकारशील गुणों का निम्नलिखित में से स्रोतशील गुण प्रकार को माना जाता है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण निम्नलिखित में से सामान्य और अपूर्व प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व के पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारण करने का तात्पर्य होता है व्यक्तित्व चयनात्मक होती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गात्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उनके पूर्व आयोजन का निर्णय करते हैं। वो होते हैं ऑलपोर्ट। व्यक्तित्व के विभिन्न घटक या शील गुण एक दूसरे से प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व में। इस उपागम को गत्यात्मक उपागम के नाम से जाना जाता है। ग्रिशमन ने व्यक्ति को 4 वर्गों में बांटा है। एकोमॉर्फिक, मोसोमॉर्फिक तथा एमोमॉर्फिक रूप में। व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? व्यक्ति का वर्गीकरण शोल्डन के द्वारा किया गया है। अतः ग्रंथियाँ व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली है जो कि हैं आनुवंशिक कारक होती हैं। वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्ति में सामाजिक निर्धारक होते हैं। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्ति सूची का निर्माण सर्वप्रथम हाथवे एवं मैककिनले ने किया है। स्याही डब्बा परीक्षण मूलतः रोशी ने बनाया था। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत
बेंडूरा और वॉल्टर ने दिया है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होते हैं। 16 PF का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग 1910 ईस्वी के द्वारा किया जाता है। रेशो स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका विकास हरमन रोशा ने किया था। व्यक्ति के विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। बहुमुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले। और बालक के व्यक्तित्व की नींव बाल्यावस्था में पड़ती है। बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से भौतिक वातावरण, आनुवंशिकता, सामाजिक वातावरण बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। एक संतुलन व्यक्ति वो होता है जिसमें इदम एवं परम व अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। व्यक्तित्व का समाजशास्त्र सिद्धांत दिया है स्पेंसर ने। अंतर्मुखी व्यक्ति एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है युग ने। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के भिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? क्रेशमर ने। क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार के वर्गीकरण किया है? तो क्रेशमर ने व्यक्ति के सुडौलकाय, कृष्यकाय और दुर्लभ गोलकाय वर्गीकरण किया है। किसके अनुसार इदम, अहम तथा परम व्यक्ति के 3 घटक होते हैं? फ्रायड के अनुसार अहम, इदम तथा परम व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। बालक के व्यक्तित्व को अनुदेशनात्मक व्यक्तित्व के प्रकार से अधिगम प्रभावित करता है। व्यक्तित्व और बुद्धि का वही संबंध होता है जो बुद्धि और व्यवहार में होता है। सामाजिकता और समायोजन संग्रह व्यक्ति की व्यापक विशेषता है। शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शरीर आयामों को गोलकाय, लंबकाय और मध्यकाय श्रेणी में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रारूप सिद्धांत। व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक थे हिप्पोक्रेटस। अंतर्मुखता, बहुमुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से आइजैक के द्वारा प्रस्तावित है। बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने वाला विद्वान है टर्मन। व्यक्तित्व के निर्माण में शुरुआत होती है परिवार की। व्यक्तित्व का ए व बी टाइप वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्तित्व का ए और बी वर्गीकरण रेजन, मिस व फ्रीडमैन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है। वर्तमान समय में व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण स्प्रेगर के द्वारा बताया गया है। व्यक्तित्व की आधुनिक अवधारणा है आनुवंशिकता, वातावरण, समन्वय और विलक्षणता। नेक्स्ट है, किस परीक्षण में बालक के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है? स्याही धब्बा परीक्षण। स्वतंत्रता परिस्थिति में बालक के व्यवहार का अध्ययन करने का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण जाता है खेल एवं ड्रामा परीक्षण को। व्यक्ति के व्यक्तित्व और अध्ययन करने का वही प्रविधि जिसके द्वारा जीवनशैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचार और भावनाओं का आलोचनात्मक किया जा सकता है व्यक्तित्व अध्ययन के द्वारा। शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं जो हैं सोमेटोनिया, विस्कोटोनिया और सीरीटोनिया। शिडोलकाय स्प्रेंगर के द्वारा किया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। कौन सा नहीं है? शिडोलकाय। उभयमुखी वो है जो आधुनिक खेल, मिलनसार और उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला होता है। निम्नलिखित में से दुर्लभ
शेल्डन द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना एवं सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। भारतीय चिकित्सा के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ से व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है शील गुण सिद्धांत। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व कहलाता है अंतर्मुखी। निम्नलिखित में से आनुवंशिक प्रभाव व्यक्तित्व को जैविक निर्धारित करता है। केशमन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं विस्टोटोरिया। ठीक है। व्यक्तित्व के विकास में समाजशास्त्र, शिक्षा और रसायन शास्त्र क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। समृद्धि का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा संबंधित है। किस विद्वाओं के व्यक्तियों का अध्ययन होता है? मनोविज्ञान। स्वाभाविक और परिस्थिति विरोधी व्यक्तित्व संतुलित कहा जाता है। व्यक्तित्व के विकास में से परिवार, आत्मसमर्पण और सामाजिक संबंध कारक होते हैं। इसका मतलब है आत्मसंयम का मतलब है आत्मनिरीक्षण का संबंध है आत्मनिरीक्षण का मतलब है इसका अर्थ है आत्मसंयम। व्यक्तित्व के विकास करने में बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, सोशियल लर्निंग थ्योरी और प्रोग्रेस्टिक थ्योरी। आत्म प्रकाश का मतलब होता है अपने आत्मा गुणों को पहचानना। किस विशेषज्ञ ने आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया है? तो सिगमंड फ्रायड ने आत्म विशेषज्ञ का महत्व बताया है। व्यक्तित्व के विकास में मीडिया का व्यक्तित्व आदर, सामाजिक साक्षरता, भौतिक शिक्षा का योगदान होता है। बहुपरीक्षीय व्यक्तित्व सिद्धांत फ्रिचिड नीत्शे ने प्रस्तुत किया है। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक संबंध लचीले तत्व होते हैं। व्यक्तित्व में व्यक्तिगत भावनाएं और व्यवहार, सामाजिक ताकतें और शरीर जुड़ा होता है। व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं आत्मनियंत्रण, स्वतंत्रता और स्वास्थ्य। व्यक्तित्व की एक विशेषता है जो अन्य से अलग होती है, विविधता। व्यक्तित्व की एक और विशेषता क्या है जो व्यक्ति के भावनात्मक अनुभव को दर्शाता है? आत्मप्रकाश। किसे आत्मनिगरानी कहा जाता है? आत्मनिरीक्षण को निगरानी कहा जाता है। व्यक्तित्व में स्वास्थ्य ये व्यक्ति की दैहिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। ये स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व में निर्भरता और स्वार्थ, उदारता और कृपाशीलता, अच्छा खाना पसंद करना गुणात्मक विशेषता हो सकती है। व्यक्तित्व का महत्व होता है स्मृति और विकास का कारण। व्यक्तित्व के सामाजिक ताकत का योगदान होता है सामाजिक समर्थन और योगदान। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रमुख भाग होते हैं? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रमुख भाग होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं शर्मीले, आत्मसचेता और आत्मकेंद्रित। बहुमुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं साहसी, मिलनसार और सहयोगी। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्ति के कितने प्रकार बताए? तो हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4। व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपण विधि होती है रोशार्क परीक्षण। व्यक्तित्व मापन की विधि होती है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव और प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव। व्यक्तित्व TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है 30। व्यक्तित्व मापन में किस विधि में समाज के व्यक्तियों को जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? सामाजिक विधि। सामाजिक विधि मापन
सामाजिक विधि समाज के व्यक्तित्व को जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि होती है निर्धारण मापनी। वाक्य पूर्ति परीक्षण में निर्माण किया जाता है पाइन व टेंडर ने। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तिनिष्ठा विधि होती है। रोर्शा परीक्षण में क्षेत्र में प्रयोजन में मौलिक अनुक्रिया का परिप्रेक्ष्य किया जाता है। CAT का भारतीय अनुकूल किसने किया? CAT का भारतीय अनुकूल उमा चौधरी ने किया। व्यक्तित्व मापन की परिप्रेक्ष्य विधि में प्रेरक होते हैं अस्पष्ट होना चाहिए। व्यक्तित्व का कारकों पर आधारित 32 PF प्रश्नावली आइजैक ने बनाई। रोर्शा परीक्षण में व्यक्तियों व पशुओं को आकृति बनाने वाला होता है अंतर्मुखी। रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्ति में परीक्षण का प्रक्षेपी प्रकार होता है। निम्नलिखित में से व्यक्ति मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि होती है जो कि है शब्द सहचार्य परीक्षण। TAT परीक्षण 14 वर्ष की अधिक आयु के व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचार्य परीक्षण विधि का प्रयोग जंग द्वारा 1910 ईस्वी के द्वारा किया गया है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से शेष से भिन्न 16 PF होता है। TAT परीक्षण मूरे द्वारा बनाया गया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास होता है मूरे के द्वारा। स्वयं सीमा टेस्ट होता है स्वयं समीक्षा। MMP का पूर्ण नाम होता है मिनीसोटा मल्टीफेसिक और पर्सनालिटी इन्वेंटरी। यूनिट 4 जो आया आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा इस यूनिट को। इसके बाद है इंटेलिजेंस क्वांटिएंट का संक्षेप नाम है IQ। हेक्सागन परीक्षण का उपयोग व्यक्तिगतवादी विशेषज्ञता के लिए किया जाता है। हेक्सागन परीक्षण का उपयोग व्यक्तिवादी विशेषज्ञता मापने के लिए किया जाता है। पर्सनालिटी के 5 मुख्य दिमागी लक्षण होते हैं जो कि है सभी विकल्प, जैसे कि उत्कृष्टता, संरचना और व्यक्तिवाद। बिग 5 की समर्पण, साहस, बदलावशीलता का अनुभूति, स्थिरता 5 विशेषताएं हैं। आत्म प्रतिष्ठा स्केल का उपयोग आत्म प्रतिष्ठा के मापन के लिए किया जाता है। सोशल डोमिनेशंस ओरिएंटेशन का संक्षेप नाम है SDO। बेलिंग रेट वर्सेस बेनोवोलेट एटीट्यूड्स स्केल का उपयोग सामाजिक दृष्टिकोण के द्वारा किया जाता है। साकार निराकार मूल्यांकन होता है व्यक्तित्व के अंतर्निहित भावनाओं और विचारों का मूल्यांकन। मुख्य व्यक्तिगत परीक्षण का श्रेणी कौन सी होती है? तो गुल्फर्ड मुख्य व्यक्तिगता परीक्षण, मैथमेटिक ऑपरेट्स टेस्ट और रशार्क परीक्षण।
अनुक्रमांक में व्यक्तित्व की अभ्यंतर भावनाएं, व्यक्ति की भाषा कौशल, व्यक्ति की व्यक्ति गुण का उपयोग किया जाता है। किस तकनीक के द्वारा संदर्भ व्यक्ति के चेहरे पर आकार, रंग और अन्य लक्षणों का मूल्यांकित करने के लिए किया जाता है? तो फिजियोगानोमी। व्यक्तिगत रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों में व्यक्तिगत इतिहास, व्यक्ति के शिक्षात्मक स्तर और व्यक्ति की रुचियां और अनुभूतियां जानकारी हासिल की जाती है। मुख्य व्यक्तिगत परीक्षाएं में से एक है राशन कार्य, जो कि होता है उपयुक्त सभी, जैसे कि व्यक्ति को रोमांटिक गीतों पर और कमेंट करने को कहने वाला परीक्षण, रंगीन चित्रों को देखकर व्यक्ति के मानसिक प्रक्रिया का समझने का प्रयास और व्यक्ति की भौतिक स्वास्थ्य की जांच करने के लिए अस्पताल में आयोजित परीक्षण। मीना परीक्षण होता है व्यक्ति का सोचने की क्षमता, व्यक्ति में मूड को मापने की तरीका, व्यक्ति की भौतिक स्वास्थ्य की जांच। व्यक्ति की भावनाएं और उनके अनुभवों को मूल्यांकित करने के लिए ये तकनीक उपयोगी होते हैं, जैसे स्वतंत्र रूप से लिखी गई कहानियाँ, मुकाबले और संभाषण, चित्रों की खोज। नेक्स्ट है, किस परीक्षण में व्यक्ति के विभिन्न प्रश्नों का सामना करना पड़ता है और उनके माध्यम से इस सामाजिक क्षमता की जांच होती है? तो मानसिक प्रतिभा परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के विभिन्न प्रश्नों का सामना करना पड़ता है और इनके माध्यम से उनकी सामाजिक क्षमता की जांच होती है। साक्षात्कार में सवाल कैसे पूछते हैं? तो साक्षात्कार में सवाल योजना के साथ यादृच्छिक रूप से पूछते हैं और केवल एक के द्वारा पूछते हैं। साक्षात्कार से क्या प्राप्त हो सकता है? साक्षात्कार से व्यक्ति की व्यक्तिगत और भावनाएं और विचार प्राप्त हो सकता है, व्यक्ति के ज्ञान स्तर और व्यक्ति की सामाजिक योग्यता। साक्षात्कार की प्रक्रिया में साक्षात्कार देने वाले को सेल्फ डिस्क्लोजर कहा जाता है। साक्षात्कार में यदि साक्षात्कार देने वाले को एक विशिष्ट विषय पर प्रश्न करना है तो वो सुसंगतता साक्षात्कार, धारात्मक साक्षात्कार और विशेष साक्षात्कार प्रकार से साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के प्रमुख गुणवत्ताओं में सुसंगतता, योग्यता और संवेदनशीलता होती है। किस प्रकार के साक्षात्कार सीधा होता है और वो पूर्व निर्धारित सवालों का उत्तर देने का आधारित होता है? तो स्वतंत्र साक्षात्कार, अनुकरण साक्षात्कार और संचरित साक्षात्कार, जो कि साक्षात्कार प्रश्नों का सवाल देने के लिए सीधा सवाल पूछा जाता है। स्वतंत्र साक्षात्कार में प्रश्नों का विवरण व्यक्ति के विचार और अनुभव की गहराई से जांच होती है। ठीक है, उसके बाद है किस प्रकार के साक्षात्कार में प्रतिस्थान विधि का प्रयोग होता है? तो आत्म स्वीकृति साक्षात्कार के द्वारा प्रतिस्थापन साक्षात्कार विधि का प्रयोग होता है, जिसमें व्यक्ति की प्रतिस्थापन स्थिति को जाना जा सकता है। साक्षात्कार में सार्थक संवाद की भूमिका होती है, जो व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सहारा प्रदान करती है। केस हिस्ट्री मेथड में विशेष रूप से व्यक्ति का पूर्ण परिचय लिया जाता है। केस हिस्ट्री मेथड में प्रयोग समाजशास्त्रीय अनुसंधान और राजनीतिक अध्ययन, व्यक्तिगत मूल्यांकन किया जाता है। केस हिस्ट्री के तहत रोगी की और सामाजिक समर्थन, रोगी का पूरा परिचय, परिवार का परिचय शामिल होता है। केस हिस्ट्री मेथड की अच्छी गुणवत्ता के लिए विवेचनात्मक और विवेचनशील दृष्टिकोण आवश्यक होती है। केस हिस्ट्री के माध्यम से रोगी का व्यक्तिगत इतिहास, रोगी की रुचियां, रोगी की पारिवारिक संरचना को लक्षित किया जाता है। केस हिस्ट्री में
रोगी का स्वास्थ्य स्थिति महत्वपूर्ण होती है। केस हिस्ट्री का उपयोग न्यायिक मामले में किया जाता है। केस हिस्ट्री में मेथड के तहत और एक व्यक्ति का समूह का विशेष स्थिति का अध्ययन किया जाता है। केस हिस्ट्री के अंतर्गत जानकारी को साक्षात्कार, आत्मस्वीकृति सूचना, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स एकत्र किया जाता है। केस हिस्ट्री का प्रमुख लाभ होता है सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों का मूल्यांकन, रोगी की असली समस्या का सुलझाव और व्यक्ति का एक ही रोग प्रवृत्ति का पता लगाना। केस हिस्ट्री मेथड का अध्ययन करने का उद्देश्य होता है एक व्यक्ति या समूह स्थिति का विश्लेषण करना। रेटिंग स्केल क्या है? रेटिंग स्केल जो है वो व्यक्ति को व्यक्तिगतता गुण का मूल्यांकन करने का एक तरीका है। रेटिंग स्केल का उपयोग व्यक्ति की व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए, सामूहिक या विशेष आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए और विशेष योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए होता है। रेटिंग स्केल में 1 से 10, 1 से 5 और 1 से 20 अंक मिल सकते हैं। रेटिंग स्केल के लाभों में से एक तात्पर्यपूर्ण और स्थायी मूल्यांकन होता है। रेटिंग स्केल का उपयोग शिक्षा अध्ययन, चिकित्सा अध्ययन और सामाजिक अध्ययन के लिए किया जाता है। रेटिंग स्केल का उपयोग व्यक्तिगत स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य से स्वास्थ्य और शैक्षिक सफलता में किया जा सकता है। रेटिंग स्केल का उपयोग व्यक्तिगतता परीक्षण, सामाजिक परीक्षण और प्राथमिक स्तर के गणित में किया जा सकता है। रेटिंग स्केल में स्कोर सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। रेटिंग स्केल में बदलाव उत्तर के प्रारूप में और प्रश्नों के प्रारूप में और स्कोरिंग पैटर्न में होता है। रेटिंग स्केल की सीमा होती है 1 से 100, 1 से 10 और 1 से 5। ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 69 एंड क्वेश्चन नंबर 62 ये सेम क्वेश्चन है। 70 रेटिंग स्केल के अनुसार स्कोर किस तरह से व्यक्ति की व्यक्तिगतता को दर्शाता है? समूह मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन और आपसी मूल्यांकन। रेटिंग स्केल के माध्यम से बहुत से व्यक्ति के विचार, बहुत वयस्क सूचना और व्यक्ति के अंतर्निहित भावनाएं होती हैं। रेटिंग स्केल का उपयोग प्रमुख लाभ होते हैं त्वरित और सार्थक मूल्यांकन। रेटिंग स्केल का उपयोग शिक्षा क्षमता परीक्षण, बुद्धि क्षमता परीक्षण और व्यक्तिगतता परीक्षण से होता है। रेटिंग स्केल का उपयोग व्यक्तित्व की व्यक्तिगतता गुण का मूल्यांकन किया जाता है। रेटिंग स्केल का उपयोग व्यक्ति की रुचियां और प्राथमिकताएं, व्यक्ति के संबंध के क्षेत्र का पता लगाना, व्यक्ति के शारीरिक और भावनात्मक मूल्यांकन करना। रेटिंग स्केल का प्रमुख प्रकार होता है ब्रह्म रेटिंग स्केल और आंतरिक रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का उपयोग निरंतर, अनुवादित, सामाजिक रूप से और निरंतरता तक किया जाता है। प्रश्न पत्र मेथड होता है एक बूटीकृत प्रणाली। प्रश्न पत्र मेथड का उपयोग व्यक्ति की रुचियां का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। प्रश्न पत्र मेथड का सामान्यतः होता है लिखित सवालों का समूह। प्रश्न पत्र मेथड का लाभ होता है स्वयं उसे उत्तर देने की आसानी, बड़ी संख्या में लोगों के साथ इंटरेक्शन करना। और प्रश्न पत्र मेथड का उपयोग सामाजिक अनुसंधान, चिकित्सक अध्ययन और शिक्षा अध्ययन के द्वारा किया जाता है। प्रश्न पत्र मेथड का उपयोग भौतिक स्वास्थ्य की जांच के लिए किया जाता है। प्रश्न पत्र मेथड का उपयोग से व्यक्तिगत और सामाजिक प्रोफाइल, व्यक्तिगत और बाहरी रुचियां, आत्म स्वीकृति हासिल हो सकती है। प्रश्न पत्र मेथड का उपयोग बहुविकल्पीय सवाल, आत्म स्वीकृति सवाल और रेटिंग सवाल होते हैं। शब्द साहचर्य परीक्षण होता है व्यक्ति का विचारशीलता की जांच करना। शब्द साहचर्य परीक्षण का उपयोग मनोबल की मापी, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों की जांच, व्यक्ति की रुचियों का मूल्यांकन हो सकता है। शब्द साहचर्य परीक्षण में व्यक्ति
बाहरी प्रेरणा को प्रतिपादित कर रहा है। शब्द सहचार्य परीक्षण में संबंधित शब्दों का चयन किस प्रमाण से होता है? तो अनुभव, याद दृष्टि और रुचियाँ से होता है। शब्द सहचार्य परीक्षण का उपयोग व्यक्तिगत विकास, विज्ञान अध्ययन और साहित्य अध्ययन से होता है। शब्द सहचार्य परीक्षण में संबंधित शब्दों का चयन कैसा होता है? संपत्तियों का आधार पर, अनुभव के आधार पर और स्वच्छंद मनोबल से होता है। शब्द सहचार्य परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है विचारशीलता और मनोबल का मूल्यांकन। वाक्य पूर्णता परीक्षण में खाली जगह को भरने के लिए कौन से शब्दों का चयन किया जाता है? उपयुक्त सभी। काव्य पूर्णता परीक्षण का उपयोग किस लक्ष्य के लिए हो सकता है? उपयुक्त सभी, यानी कि व्यक्ति की विचारशीलता की जांच, भाषा कौशल की जांच और भौतिक स्वास्थ्य की जांच। वाक्य पूर्णता में परीक्षण में एक सटीक शब्द एक उपयुक्त वाक्यांश से किया जा सकता है। वाक्य पूर्णता परीक्षण में किसे संपूर्ण वाक्य बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? अनुसूचित शब्द। वाक्य पूर्णता परीक्षण का उपयोग व्यक्तिगत विकास, भौतिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन, साहित्य अध्ययन सीमा तक किया जा सकता है। वाक्य पूर्णता परीक्षण का उपयोग व्यक्ति की शैली की जांच, मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन, स्मृति के क्षेत्र के पता लगाना के लिए हो सकता है। वाक्य पूर्णता परीक्षण में एक शब्द का पूरा करना, एक सही वाक्य को बनाना और स्मृति के क्षेत्र का मूल्यांकन करना का तरीका हो सकता है। वाक्य पूर्णता परीक्षण में उपयुक्त सभी, यानी कि सही शब्द, उक्त शब्द विचार किए जा सकते हैं। रोशार्क परीक्षण की मुख्यता होती है छवियों का संवेदनशीलता अर्थ। रोशार्क परीक्षण में उपयुक्त सभी रंगीन छवियां शामिल हो सकते हैं। रोशार्क परीक्षण होती है मस्तिष्क के विकारों की जांच, उत्सर्जन करने वाले का विचारशीलता का मूल्यांकन, व्यक्ति की सामाजिक आत्मा का मूल्यांकन। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास करने के द्वारा किया गया है। मूरे। मनोविश्लेषणात्मक विधि का निर्माण किसने किया? फ्रायड ने किया। तो हमारी पूरी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आपकी पूरी वीडियो इसी लेक्चर में है। आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं, जिससे आपको सारे क्वेश्चन इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, थैंक यू।